जब आप रीसेंट डिकेड्स में देखें तो म्यूचुअल फंड्स का पॉपुलैरिटी ज़्यादा ऊंची बढ़ गई है और एएमएफआई देने वाले रीसेंट रिपोर्ट्स पर भी म्यूचुअल फंड में 46 लाख करोड़ तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। वो तो अगले 10 साल के लिए 6 फोल्ड इंक्रीज होता है और जब कारण हो सकता है कि इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड और कि सभी इन्फ्लुएंसेस। लेकिन आपके लिए एज एन इन्वेस्टर यह सवाल उठते हैं जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड कितना सिक्योर हो सकेंगे। अगर आप ये सभी पैसा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वो तो खोलने के भी मौका हो सकते हैं। और देखें तो यह म्यूचुअल फंड को गवर्न करने वाले रेगुलेशंस तो क्या होते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह म्यूचुअल फंड्स के बारे में और म्यूचुअल फंड किस तरीके से इवॉल्व कर दिया जाते हैं और सेबी रेगुलेशंस कॉमनर्स के लिए क्या मदद कर सकेंगे, इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट .in यूट्यूब चैनल। अब हम देखें कि म्यूचुअल फंड तो किस तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं और इसमें होने वाले 5 फेसेस। फर्स्ट फेस होता है कि 1964 से 1987 तक। इसमें देखें तो जब यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसी समय तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और इसमें देखें तो यूटीआई तो फर्स्ट स्कीम तो यूनिट स्कीम 1964 तो लॉन्च कर दिया जाता है और वो होते कि यूएस 64। और 1988 के अंतिम में देखें तो वो तो असेट्स वर्थ 6,700 करोड़ को मैनेज कर दिया जाता है। सेकेंड फेज तो 1987 से शुरुआत होते हुए 1993 तक होता था। 1987 में देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब तो पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स तो 1987 में शुरुआत कर दिया जाते हैं। और नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड्स देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ही पहले होता था, वो होता था कि जून 1987 में। उसके बाद कैन बैंक म्यूचुअल फंड वो तो दिसंबर 1987 में शुरुआत कर दिया जाते हैं। उसके बाद बाकी सब तो फॉलो कर दिया जाते हैं। और जब आप देखें तो एलआईसी तो उसका म्यूचुअल फंड तो जून 1989 में शुरुआत कर दिया जाता है। थर्ड फेज होता था कि 1993 से 2003 तक। अप्रैल 1992 में देखें तो इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में सेबी तक एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट तो एस्टैब्लिश कर दिया जाता है और सेबी तो इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट और उसी समय मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करने में और सभी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी तो लॉन्च कर दिया जाता है। और इसमें कोतारी पाइनर होता था, वो तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से आ चुका है और वही फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड तो लॉन्च कर दिया जाता है। और जब आप सेबी रेगुलेशंस देखें तो वो तो 1996 से शुरुआत होते हुए आज तक ये सेबी रेगुलेशंस तो फॉलो कर दिया जाते हैं। फिफ्थ और की करंट फेस वो तो मई 2014 से शुरुआत कर दिया जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स तो लोगों के बीच ज़्यादा विश्वास और भरोसा बढ़ने में ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो सभी इनिशिएटिव्स तो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेवोल्यूटाइज करने में और उसका रीच को एनहांस करने में ज़्यादा मदद कर दिया जाते हैं। और इकोनॉमिक डाउनटर्न 2008 के बाद अगर आप देखें तो ये तो ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड ही एक्सपीरियंस कर दिया जाते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो। अब हम देखें कि म्यूचुअल फंड तो किस तरीके से हमारा इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। ये तो ट्री टायर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और यह ट्री टायर स्ट्रक्चर में होता था कि स्पॉन्सर, ट्रस्ट और कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका गोल होता था कि स्पॉन्सर और कि एएमसी दोनों से एक किसी भी इन्वेस्टर के पैसा को लूटा मत करना चाहिए। और यह फंड्स तो वो तो ट्रस्टी कंपनी हैंडल करते हैं और कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही हैंडल करते हैं। जनरली देखें तो हमारा इंडिया में ट्रस्ट रूल्स तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर स्पॉन्सर देखें तो स्पॉन्सर ही म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेटअप करते हैं क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाने के लिए तो मदद कर सकेंगे। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर देखें तो साउथ कोरियन मिरिया असेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ही मिरिया असेट मैनेज कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर तो इसी कारण के लिए कंपनी बनते हैं जिसके वजह से वो फंड्स को हैंडल कर सकेंगे और वही हम कर सकते हैं कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी तो म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं। इसमें देखें तो ईएमसी करने वाले सर्विसेज के लिए वो तो चार्ज कर दिया जाते हैं और ट्रस्टी कंपनी हैंडल करने वाले इन्वेस्टर्स पैसा के लिए भी वो तो चार्ज कर दिया जाते हैं। और यह सभी पैसा तो वेरियस स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड और अदर असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिन्होंने रेगुलेटर अलाउड कर दिया जाता है।
आप एज ए इन्वेस्टर तो यह स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आपको विश्वास होता है कि आपका पैसा तो सेफ ही होता है और किसी भी आदमी तो आपके पैसा तो लूटा मत कर सकते हैं। और जब आप देखें तो हिस्ट्री ऑफ रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया देखें तो किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी तो आज तक इन्वेस्टर्स का पैसा को लूटा मत कर सकें। अब हम देखें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किस तरीके से फ्रॉड रेजिलिएंट बन चुका है। सेबी तो 1993 में इंसेप्शन हो चुका है और यह तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रोबोस्ट सिस्टम बनने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है। अब हम देखें कि सेबी किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो तो किस तरीके से आपका पैसा को सेफ गार्ड कर रहे हैं। जब सेबी पहले आ चुका है वो तो एंट्री बैरियर को ले चुका है और अगर देखें तो वो तो 6% फ़ी फॉर एनएफओ को अबॉलिश कर दिया जाता है। 2006 से पहले देखें तो इन्वेस्टर के लिए 6% चार्ज तो करीब कर दिया जाते हैं। कारण होता है कि उसमें होने वाले मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और उसके बाद एडिशनल 2.25% भी मांग कर दिया जाता है अगर एक इन्वेस्टर ने किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को परचेस कर दिया जाते हैं। यह सब जोड़ते हुए इन्वेस्टर तो 9% कमीशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब यह सभी प्रैक्टिसेस वजह से इन्वेस्टर के लिए हेफ्टी कमीशन के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई और इसी समय ज़्यादा चर्न स्कैम भी हो चुका है और उसको कमीशन मिलने के कारण वो तो इन्वेस्टर के लिए हर बार खरीदना और बेचने के लिए मोटिवेट कर दिया जाता है। और जब सेबी ने यह स्कीम और कमीशन का अबॉलिशन कर दिया जाता है उसी समय इन्वेस्टर के लिए कम कॉस्ट पर वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे और उसका पोर्टफोलियो में भी कम चर्नी हो चुका है। अगर आपने देखें तो 2006 में असेट अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होता था कि 3.23 ट्रिलियन, लेकिन सेबी जब इसको अबॉलिशन कर दिया जाता है उसी समय 2008 में देखें तो वो तो 4.13 ट्रिलियन को हैंडल कर रहे हैं। यही हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए कितना फ़ायदा सेबी ने कर दिया जाता है। 2009 साल में देखें तो सेबी तो अपफ्रंट कमीशन को निकाल कर दिया जाता है। पहले एएमसी तो इन्वेस्टर्स से फ्रंट लोड फी और उसके साथ एक्सपेंस रेशियो भी मांग कर दिया जाते हैं और जब देखें तो सेबी यह सब करने के बाद इंडियन म्यूचुअल फंड ही फर्स्ट म्यूचुअल फंड बन चुका है दुनिया में जिसके पास नो लोड फंड्स होता था। और जब देखें तो यह न्यूज़ सुनते हुए यही हम तो फर्स्ट नेगेटिवली वो तो रिएक्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो तो क्विकली रिकवर भी हो चुका है और यह मूव तो ज़्यादा अच्छे भी हो चुका है। 2013 में होता था कि द बर्थ ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। इसमें देखें तो जनवरी 1, 2013 से शुरू होते हुए इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया जाते और चाहते हैं तो एजेंट्स को बाईपास भी कर सकें और डायरेक्टली म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी वो तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। यह सब बदलाव तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं क्योंकि इसके वजह से वो तो एजेंट्स के लिए देने वाले कमीशन से वो तो रुक कर सकते हैं और जब क्लाइंट पोर्टफोलियो बढ़ते उसी समय एजेंट कमीशन भी बढ़ती है। और ये अलाइंड इंटरेस्ट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होते हैं और इन्वेस्टर्स के साथ होते हैं, ये तो रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक मार्क बन चुका है और यह तो वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी एक मार्क तो दे दिया जाते हैं। ये सभी रेगुलेशंस तो सेबी तो इन्वेस्टिंग में करने के बाद इन्वेस्टिंग तो ज़्यादा आसानी पड़ गए इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके वजह से ओवरऑल एईएम ऑफ द फंड्स भी ज़्यादा बढ़ गए। और यह सब का रिजल्ट अगर आपने 2018 साल अंतिम में देखेंगे तो असेट अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होता था कि 22.86 ट्रिलियन। 2019 में देखेंगे तो वो होता है कि ट्रिमिंग डाउन एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो तो परसेंटेज ऑफ मनी तो डिनोट कर दिया जाता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में उपलब्ध कर दिया जाते हैं। दूसरे शब्दों से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में और रन करने में होने वाले पर यूनिट कॉस्ट होता था और जब म्यूचुअल फंड बढ़ते हैं उसी समय यह कॉस्ट तो फिक्स्ड ही होते हैं और कि रिलेटिवली कांस्टेंट भी होते हैं। जब म्यूचुअल फंड के पैसा ज़्यादा बढ़ती है उसी समय इसमें तो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते और लॉजिकली देखें तो जब ज़्यादा पैसा और ज़्यादा फंड्स हैंडल करने में एक्सपेंस रेशियो तो ज़्यादा डिक्रीज ही हो चुका है। लेकिन सेबी तो इसको नोटिस भी कर चुका है कि यह एक्सपेंस रेशियो तो अगर देखें तो यह तो अनचेंज होते हैं और कि यह तो इंक्रीज ही बन चुका है। सेबी वजह से इन्वेस्टर के लिए और एक कॉस्ट रिडक्शन भी हो चुका है। इन्वेस्टर तो इक्विटी स्कीम्स के लिए सिर्फ 1.05% तो एक्सपेंस रेशियो खर्च करना की ज़रूरत पड़ती है
और असर्ट्स जो भी 50 करोड़ से भी ज़्यादा होते हैं, और डेप्ट फंड्स के लिए वो तो 0.80% खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई है। और जब एईएम तो बढ़ती है उसी समय यह टीईआर होता है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो यह तो कम पड़ती है। हो सकता है कि लोअर कॉस्ट, इम्प्रूव्ड रिटर्न्स और ट्रांसपेरेंसी, ये सब तो ओवरऑल एईएम को अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में दिखा कर दिया जाता है। और इसी कारण के लिए 2019 अंतिम में एईएम तो 26.54 ट्रिलियन तक पहुंच कर दिया जाते हैं। 2020 में देखेंगे तो सेबी तो म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज कर दिया जाता है। उन्होंने म्यूचुअल फंड को 36 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया जाता है, और हर कैटेगरी का रूल्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो अलग पड़ती है। ये तो इसी कारण वजह से नंबर ऑफ कैटेगरीज को कम कर दिया जाता है। ये तो बताता है कि किस फंड्स क्या कैटेगरी में होना चाहिए, और हर कंपनी तो एक ही एक स्कीम पर कैटेगरी को चुन कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो ये तो इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए ज़्यादा आसानी पड़ गई कि हर कैटेगरी में तो कितना रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, और हर कैटेगरी में क्या स्टॉक्स और फंड्स होते हैं वो उसको इन्वेस्ट करने में। और यह चीज़ों के कारण अगर 2020 अंतिम में देखेंगे तो असर्ट अंडर मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखेंगे तो वो तो 31.02 ट्रिलियन पहुंच गए हैं। और इसी समय सेबी तो रिस्कोमीटर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। रिस्कोमीटर तो एक विजुअल इंडिकेटर होता है जिन्होंने बताता है कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रिस्क पड़ती है। इसमें 5 लेवल होता था। पहले लेवल होता था कि लो, और दूसरे लेवल होता है कि सब्सटेंशियली लो, तीसरे लेवल होता था कि मॉडरेट, और चौथा लेवल होता था कि मॉडरेटली हाई, और पांचवा लेवल होता था कि हाई। यह तो इन्वेस्टर के लिए एक गाइड की तरह होते हैं। इसके लिए पता चलता है कि हर फंड में कितने रिस्क पड़ती है, और वो रिस्क उसका रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो रही है या नहीं। अब हम देखें कि इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी रेगुलेशन वर्सेस म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। अगर आपको किसी भी समय एजेंट से यूलिप पॉलिसी खरीदने के लिए कॉल आ चुका है, इसकी जवाब तो ज़्यादा आदमी तो ऐसे ही बताते हैं। और जब आप देखें तो अगर आपने किसी भी यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो भी ये सेम एजेंट ही आपको डिफरेंट प्लान खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं, और प्रीवियस प्लान को विड्रॉ करने के लिए भी वो तो कन्विंस करते हैं। ये तो सर्टेन सिनेरियोस में पॉसिबल होता है। लेकिन दूसरे तरफ से देखें तो अगर आपको किसी भी एजेंट एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसकी जवाब तो नहीं कर सकेंगे, और कि यह तो कंपैरेटिवली कम ही होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी फोर्स नहीं करते जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करते हैं। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर दिया जाते हैं तो उसी समय एजेंट के लिए आपका इनिशियल पेमेंट से सब्सटेंशियल पोर्शन तो एक कमीशन की तरह दे दिया जाता है। और देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में कोई भी फ्रंट लोडिंग चार्जेस ना होने के कारण यह तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन चुका है। और म्यूचुअल फंड में देखें तो कोई भी एंट्री फीस नहीं होते, और इसमें होने वाले एक्सिट फीस भी ज़्यादा कम पड़ती है अगर आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो। और इसी कारण के लिए अगर आपने किसी भी गलती फंड चुन कर दिया जाते हैं तो भी आप तो रेक्टिफाई कर सकेंगे। वो चॉइस तो आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसके लिए तो थोड़ा सा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे तरफ से देखें तो यूलिप में ज़्यादा फ्रंट लोडिंग चार्जेस होते हैं, और ज़्यादा अलग अलग चार्जेस भी पड़ते हैं जैसे एंट्री चार्ज, एक्सिट चार्ज। और यूलिप में स्विचिंग करना उतना आसानी नहीं पड़ती है, और इसी कारण के लिए हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ही इन्वेस्टर फ्रेंडली चॉइस बनते हैं। और म्यूचुअल फंड तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर्स को परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हुए उसको रिवॉर्ड कर दिया जाते हैं, और वो देखते हैं कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट तो पूरा हो रहे हैं या नहीं या म्यूचुअल फंड से। लेकिन यूलिप तो टोटली उल्टा पड़ते हैं। इसमें एजेंट्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स नहीं देते हैं, और म्यूचुअल फंड में देखें तो सेबी कैटेगराइजेशन रूल्स पड़ती है, और इसकी कारण इसमें प्रोडक्ट कैटेगरीज और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी स्टैंडर्डाइज कर दिया जाते हैं, और जिसके वजह से इन्वेस्टर्स के लिए उसका इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हैं। अगर आप देखेंगे एक उदाहरण, इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो ICICI से लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, और SBI से एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं, और उसको वो तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ही फॉलो कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस बनने के लिए तो मदद कर सकेंगे। लेकिन यूलिप में उसी तरह स्टैंडर्डाइजेशन और कैटेगराइजेशन ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए कंपेयर करने में भी कोई भी चीज़ नहीं बनती है।
हम कंक्लूशन तो यही कर सकते हैं, हमने सभी चीज़ देखने के बाद आपको यह जानकारी मिल चुका है कि म्यूचुअल फंड तो सभी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए भी यह तो विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जाता है। यह तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होते हैं। उन्होंने हिडन फीस और कमीशंस के बावजूद इन्वेस्टर का फाइनेंशियल वेलबीइंग पर ज़्यादा सोच विचार तो कर दिया जाता है। यह तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ले चुका है, जिसके वजह से यह सेक्टर तो ज़्यादा ऊंची पड़ती है। और देखें तो ये तो इन्वेस्टर्स के लिए जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज़ तो दे दिया जाते हैं, जिसके वजह से उसको वेल्थ बढ़ाने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। इसलिए आप तो सही फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड का बेनिफिट्स आप तो रीप कर सकेंगे। अगर आपको यह विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।